हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को आगे हम कंटिन्यू रखते हैं। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, जहां पर हमें अलग अलग फॉर्मूलाज दिए गए थे, उनके हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने बना लिए थे, सॉल्व कर लिया था। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। हमें बताना है होमोलोगस सीरीज क्या होती है और उसको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। A homologous series is a series of carbon compound that have different number of carbon atom but contain the same functional group। तो देखो बच्चों, तो होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती किसकी है? कार्बन कंपाउंड की, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं लेकिन कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट कार्बन एटम होते हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें मीथीन, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, क्या करें, लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब है कि ये सीरीज चलती हुई आ रही है। मेथ मतलब एक कार्बन, फिर दो कार्बन, फिर तीन कार्बन, फिर चार कार्बन। है क्या? कार्बन एटम तो डिफरेंट है, जो कि हमें दिख रहा है। यहाँ पर एक कार्बन एटम है, यहाँ पर दो कार्बन एटम है, यहाँ पर तीन कार्बन एटम है, यहाँ पर चार कार्बन एटम है। ठीक है, तो कार्बन एटम में तो क्या है? डिफरेंस है, लेकिन बच्चों सेम फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एन, यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी एन, सब में क्या है? एल्केन है ना? सारे ही एल्केन है हमारे पास। सारे ही क्या है? ऐसा तो नहीं है इनमें से कोई एल्कीन है या एल्काइन है या कोई अल्कोहल है, ऐसा नहीं है ना। सारे ही क्या है? एन है, यानी कि एल्केन है सारे के सारे। बस कार्बन एटम्स में क्या है? डिफरेंस है। तो ऐसा जहां पर क्या हो, होमोलोगस सीरीज उसे कहते हैं जहां पर कार्बन कंपाउंड क्या हो? डिफरेंट हो सकते हैं कार्बन कंपाउंड, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों जहां पर फंक्शनल ग्रुप सेम हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वाला। ठीक है, ऑल पार्ट आर एल्केन होमोलोगस सीरीज। जनरल फॉर्मूला क्या है इस सीरीज के लिए? CnH2n+2। अब यहाँ पर एक और चीज ये है कि ये जो सीरीज है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का होता है इनके सक्सेसिव कंपाउंड में? इनमें होता है बच्चों माइनस माइनस कह रही हूँ, इनमें होता है बच्चों CH2 का डिफरेंस। ठीक है, किसका डिफरेंस होता है? CH2। अब देखो, आप CH4 में CH2 और हम डाल दें तो CH3 बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। फिर इसमें CH3 यानी कि जो इथेन है, इथेन में अगर हम ये CH2 डाल दे तो प्रोपेन बन जाएगा। प्रोपेन में अगर हम ये CH2 डाल दे तो ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, या हम कहें कि ब्यूटेन से प्रोपेन बना है तो CH2 यूनिट हटा है, प्रोपेन से इथेन बना है तो CH2 यूनिट हटा है, इथेन से मीथेन बना है तो CH2 यूनिट हटा है। यानी यहाँ पे डिफरेंस कितने का होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। और अगर हम कहें 14U भी हम कह सकते हैं। ठीक है, CH2 क्योंकि ये कितना है? 14 तो है, 12 होता है कार्बन और एक होता है हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है तो दो, 12+2 कितना हो गया? 14। तो 14U हम कहें या CH2 या 14U का डिफरेंस यहाँ पर देखा जाता है सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में। सक्सेसिव मतलब जैसे मीथेन है, फिर इथेन है, फिर प्रोपेन है, फिर ब्यूटेन है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे हम कहें CH3OH मीथेनल, फिर C2H5OH इथेनल, फिर ऐसे ही आप ब्यूटेनल बना सकते हो, पेंटेनल, हेक्सेनल बना सकते हो। तो यहाँ पर भी क्या CH2 में ही CH2 यूनिट का ही डिफरेंस होगा? हाँ बिल्कुल, देखो CH3 है, C2H5 यहाँ पर आ गया तो CH2 का ही डिफरेंस हुआ। हाँ बिल्कुल, CH2 का ही डिफरेंस यहाँ। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या है हमारे? ये भी होमोलोगस सीरीज, हम इसका भी बना सकते हैं। वैसे ही हम एल्कीन्स का भी बना सकते हैं। तो जैसे हो गया, सबसे पहले आ गया इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन,
पेंटीन, हेक्सीन, इस तरीके से। ये सारे ही क्या है, होमोलोगस सीरीज है। तो आप खुद से एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे, एल्काइन का आप बना सकते हो। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, how can ethanol and ethanoic acid can be differentiated on the basis of their physical and chemical properties। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। बच्चों लास्ट लेक्चर में जब हमने अपना लास्ट लेक्चर पढ़ा था तो वहां पे हमने इथेनोइक एसिड और एथेनॉल में डिफरेंस बताया था, है ना, उनको डिस्टिंग्विश किया था। क्लियर है? तो यहाँ पर भी सेम ही हमें बताना है, इथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है और इथेनोइक एसिड जो कि एक एसिड है या हम कहें कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है। अच्छा पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया है जब हमने कहा था कि मेटल कार्बोनेट के साथ इनका रिएक्शन कराएंगे। मेटल कार्बोनेट के साथ इथेनॉल तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो एथेनोइक एसिड है वो यहाँ पर जो है सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करते हैं, लाइम वाटर से पास करवाते हैं और ये लाइम वाटर जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से मिल्की हो जाता है। क्लियर? चलिए तो देखते हैं, इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इथेनॉल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है विद अ प्लीजेंट ऑडर, while ethanoic acid has vinegar like smell। तो देखो इथेनॉल जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और इसका एक प्लीजेंट ऑर्डर होता है, आपने देखा भी होगा, स्मेल किया होगा। जबकि इथेनोइक एसिड जो है उसकी जो स्मेल है, ठीक है, वो कैसी होती है, विनेगर की जैसी होती है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथेनोइक एसिड इज, अगर हम एथेनोइक एसिड के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 17 डिग्री सेल्सियस। दिस इज बिलो रूम टेम्परेचर एंड हेंस इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर। जो कि क्या है, रूम टेम्परेचर से तो कम है, इस वजह से ये विंटर में फ्रीज हो जाते हैं, जबकि इथेनॉल फ्रीज नहीं होता। एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एथेनोइक एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये फॉर्म करता है। ठीक है, वाइल इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जबकि इथेनॉल जो है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्लियर है? तो आप रिएक्शन देख सकते हो, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे अभी। ये है रिएक्शन, जबकि देखो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया हमने सोडियम कार्बोनेट का, तो हमें मिला है सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि जब मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो नो रिएक्शन, की कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो हमने दोनों में डिफरेंस देख लिया है। सबसे पहले डिफरेंस क्या है कि जो इथेनॉल है वो रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, लिक्विड होता है और इसकी एक प्लीजेंट ऑर्डर होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है। जबकि जो इथेनोइक एसिड है उसकी स्मेल विनेगर की तरह होती है। और ये जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 17 डिग्री सेल्सियस है, जो कि क्या है, रूम टेम्परेचर से कम है, जिस वजह से ये क्या हो जाता है, विंटर्स में फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। दूसरा हमने पढ़ा कि इथेनोइक एसिड और जो हमारा एथेनॉल है, दोनों का रिएक्शन हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर, तो देखो, तो जो एथेनोइक एसिड है वो तो रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे सॉल्ट वाटर और CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। जबकि जो अल्कोहल है ये कुछ रिएक्शन यहाँ पे शो नहीं करता, ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करता, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती। दूसरा एक और चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम पास करवाते हैं, पास थ्रू लाइम वाटर से इसको पास करवा देते हैं और ये लाइम वाटर को कैसा बना देता है, मिल्की बना देता है।
कैसा बना देता है लाइम वाटर को? मिल्की यानी कि दूधिया बना देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। तो एक मेटल है एम, उसकी हमें करनी है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो ये वाला जो टॉपिक है बच्चों, ये हमने मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ा था, है ना? तो आपको ध्यान होगा। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि हम एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट किसे लेंगे। ठीक है, चलो तो कैसे बताएंगे? अगर हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करानी है एक मेटल एम की, तो एनोड हम किसे लेंगे? जो इम्प्योर मेटल होगा। कैथोड किसे लेंगे? जो थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल होगी। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द मेटल एम। तो जो मेटल एम है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन हम लेंगे। और कैथोड के लिए हम क्या लेंगे? थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप लेंगे। और दूसरा एनोड के लिए हम लेंगे इम्प्योर मेटल। ऐसे हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम करा सकते हैं। क्लियर है? चलो अच्छा, आप इसे नोट करो बच्चों, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, इसे नोट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वाई आर कार्बन एंड कंपाउंड यूज एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। तो कार्बन एंड कंपाउंड को फ्यूल की तरह क्यों यूज किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। चलो, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड गिव लॉट ऑफ हीट। तो ज्यादातर जो फ्यूल होते हैं वो हमेशा कार्बन कंपाउंड के ही होते हैं, ज्यादातर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कार्बन, क्यों? क्योंकि ज्यादा जो कार्बन एटम है वो हीट लाइट देते हैं जब इनको एयर के साथ जलाया जाता है, इनका दहन किया जाता है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एक क्लीन फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, जो कि हमने देख लिया था। क्लीन फ्लेम के साथ बर्न होने का मतलब है ये कोई स्मोक नहीं बनाते, ये कोई धुआं प्रोड्यूस नहीं करते। ये जो है, अगर हम यहाँ पर कोई वेसल रखते हैं तो इस पर भी जो है ये कोई भी ब्लैक इन लेयर प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, यानी कि कोई काली जो परत है वो ये नहीं लगाते। ठीक, द कार्बन कंपाउंड यूज एज अ फ्यूल हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है, ऊष्मीय मान है, ये बहुत ज्यादा होती है। तो जो भी हमारे कार्बन के फ्यूल्स होते हैं इनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है बच्चों कि 1 kg फ्यूल जब जलेगा तो वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जितनी अमाउंट ऑफ वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसी को ही हम क्या कहते हैं? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 1 kg लकड़ी है, वुड है, ये भी जला और 1 kg एलपीजी भी जला। तो दोनों में से ज्यादा हीट एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा? लकड़ी या एलपीजी? दोनों हमने 1 kg लिया है ना, इक्वल अमाउंट लिया है। दोनों को जब हम जलाएंगे तो ज्यादा हीट एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा? ज्यादा अच्छा फ्यूल कौन सा होगा? देखो बच्चों, दोनों में से ज्यादा हीट एनर्जी तो एलपीजी प्रोड्यूस करेगा, है ना? एलपीजी प्रोड्यूस करेगा ज्यादा हीट एनर्जी। तो यानी कि एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, लकड़ी के कंपैरिजन में। दूसरी चीज, एलपीजी जो है कोई धुआं प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, जबकि लकड़ी धुआं प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एलपीजी जो है पॉल्यूशन नहीं फैला रहा, क्योंकि धुआं प्रोड्यूस करना यानी कि जो हार्मफुल गैसेज हैं वो प्रोड्यूस करना। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, सल्फर या नाइट्रेट, जो हमारे नाइट्रेट होते हैं उनके ऑक्साइड प्रोड्यूस करना हो गया। ठीक है, तो ये सभी हार्मफुल गैसेज हैं जो स्मोक में प्रोड्यूस होती हैं, जो स्मोक के द्वारा जो है हमारे एनवायरमेंट में जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है। तीसरी चीज देखो, ये क्या है? इजी टू हैंडल है एलपीजी, इसको इजीली हम हैंडल कर सकते हैं, ये आसानी से जल जाता है, रैपिड कंबशन ये शो करता है। जबकि लकड़ी जो है वो रैपिड कंबशन शो नहीं करती, तो जलाने में टाइम लगता है। अगर हम इग्निशन टेम्परेचर की बात करें तो एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है आसानी से, क्योंकि ये जल जाता है। जबकि एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, जबकि लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये आसानी से नहीं जलती, इसको पहले हमें काफी देर तक हीट करना पड़ता है, फिर जाके जो है ये बर्न होती है।
ठीक है, तो चलो, तो ये बात हो गई, क्योंकि जो फ्यूल्स हैं कार्बन के, इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है ये ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक अच्छा फ्यूल वही होगा जो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जैसे वुड है, एलपीजी है, दोनों फ्यूल है, लेकिन आप एक अच्छा फ्यूल किसे कहोगे? जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एलपीजी जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है लकड़ी से, ठीक है, ये ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 1 किलो जब जलेगा, है ना। मान लो अगर हमें 10 लीटर पानी बॉईल करना है, ठीक है, तो उसके लिए लकड़ी या एलपीजी, किसका हम उपयोग करेंगे? एलपीजी का, क्योंकि ये एक अच्छा फ्यूल तो है ना, क्लीन एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता, या कोई भी हार्मफुल गैसेस ये रिलीज नहीं करता, कोई पॉल्यूशन नहीं करता, ये तो एक फायदा है इसका। लेकिन दूसरी चीज ये कि हीट एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ज्यादा हीट एनर्जी है तो किसी भी सब्सटेंस को हम जल्दी हीट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, Therefore, carbon and its compound are used as fuel for most applications. तो ज्यादातर एप्लीकेशंस के लिए ये फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। ये अब हम समझ गए हैं बहुत अच्छे से, क्लियर है। चलो नोट करो बच्चों, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। तो हार्ड वाटर को जब सोप के साथ ट्रीट किया जाता है तो स्कम बनता है ना। इसका फॉर्मेशन को थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब हमने पहले पढ़ा हुआ है, चैप्टर में भी पढ़ा है, और इससे पहले हमने एक क्वेश्चन भी किया था लास्ट लेक्चर में, कि जो हार्ड वाटर होता है और सॉफ्ट वाटर होता है, दोनों जो है सोप के साथ और डिटर्जेंट के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ तो स्कम फॉर्म करता है, जबकि डिटर्जेंट के साथ वो आसानी से लेदर फॉर्मेशन करता है। तो चलो स्कम कैसे फॉर्म करता है उसकी प्रोसेस यहाँ पर देख लेते हैं। सोप डज नॉट वर्क प्रॉपरली व्हेन द वाटर इज हार्ड। तो सोप जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता जब वाटर कैसा हो? हार्ड हो। हार्ड वाटर का मतलब क्या है? चलो, a soap is a sodium and potassium salt of long chain of fatty acid। सोप है क्या? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग फैटी एसिड की चेन है, ठीक है। हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, ठीक है। हार्ड वाटर किसे कहते हैं? जिसमें कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, ठीक है। व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर, तो जब सोप को इस कैल्शियम मैग्नीशियम वाले पानी के साथ मिलाया जाता है तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन वाटर डिस्प्लेस सोडियम और पोटेशियम आयन फ्रॉम सोप मॉलिक्यूल फॉर्मिंग एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड स्कम। चलिए, सोप को इस हार्ड वाटर के साथ मिलाया जाता है तो तब होता क्या है? जो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, हार्ड वाटर में होंगे कैल्शियम मैग्नीशियम आयन, ये क्या करते हैं? पोटेशियम और सोडियम को, जो सोप में है ना, सोप में क्या है? ये लॉन्ग चेन है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है सोप में, तो सोडियम और पोटेशियम को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जब ये डिस्प्लेस कर देंगे तो ये जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम स्कम कहते हैं। A lot of soap is wasted in the process, और इस प्रोसेस में बहुत सारा सोप जो है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो फुली लेदर फॉर्म नहीं करते। लेदर अगर फॉर्म नहीं करेंगे तो जो हमारा डर्ट है, ऑयल है, ग्रीस है, उस पर ये कोई क्लीनिंग एक्शन नहीं कर पाएगा। कोई क्लीनिंग एक्शन नहीं कर पाएगा तो कपड़ा जो है, या जो भी हमने चीज ली है, जो भी डर्टी है, जिसको हम वॉश करना चाहते हैं, वो साफ नहीं हो पाएगी, जिससे कि बहुत सारा सोप भी वेस्ट होगा और क्लीनिंग भी नहीं होगी प्रॉपरली, ठीक है। चलिए, तो आपको बस ये समझना है कि सोप में होते हैं सोडियम और पोटेशियम और वाटर में होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम। तो जब इन दोनों को मिलाया जाता है, सोप को वाटर में मिलाया जाता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम जो है सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस कर देते हैं, जिससे कि ये क्या बनाते हैं? जो सोप के मॉलिक्यूल है ये स्कम की तरह कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस को बनाते हैं, जो सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाते हैं और इस प्रोसेस में काफी सारा सोप वेस्ट होता है। तो यही हमारी प्रोसेस है कि जब स्कम कैसे फॉर्म होता है, जब हार्ड वाटर के साथ सोप को ट्रीट किया जाता है। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर। तो देखो, सोप हम जानते हैं एक तरह का बेसिक सॉल्यूशन है। क्या है? एक
बेसिक सॉल्यूशन है। तो लिटमस पेपर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी इसीलिए देखो, ये सोप जो है वो बेसिक नेचर का है, यानी कि ये क्या करेगा, जब ये बेसिक नेचर का है तो ये रेड लिटमस को रेड से क्या कर लेगा, रेड टू ब्लू कर लेगा, जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि ये क्या है, एक बेस है। ठीक है, द कलर ब्लू लिटमस विल रिमेन ब्लू। तो ब्लू लिटमस का कलर तो ब्लू ही रहेगा, लेकिन रेड वाले का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस क्या है? तो बहुत इजी है प्रोसेस है, बहुत अच्छी प्रोसेस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस क्या है, जिसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक है, किसी मेटल कैटलिस्ट जैसे कि पैलेडियम या निकल के प्रेजेंस में। क्लियर है इतना? अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन होगा, उसको हम सैचुरेटेड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑयल का हाइड्रोजनेशन करने में भी आता है, यूज आता है, जो वेजिटेबल ऑयल वगैरह होते हैं, तो ये इनको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। अगर हम सिंपली कहें तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो जो अनसैचुरेटेड, जैसे कि ये वाला हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, ये बॉन्ड होगा ब्रेक और H2 का यहाँ पर एडिशन होगा, तो एक H यहाँ पर आ जाएगा, एक H यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो क्या हो गया, सिंपली अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना है निकल कैटलिस्ट या हम कहें पैलेडियम, किसी भी मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। क्लियर है? चलो, तो ये है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो अप्लाई की जाती है वेजिटेबल ऑयल्स को विच कंटेन्स लॉन्ग चेन ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन, जिनके पास अनसैचुरेटेड कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, जो हमारी वेजिटेबल ऑयल होती है। क्लियर है? नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।